चलिए जी, तो शुरू करते हैं आज हमारा नया कार्यक्रम। वो नया कार्यक्रम नया वाला ही है, तो इसलिए हमने इसको नया ऐड कर दिया है। तो एनी हाउ ये चैप्टर हमने पहले किया हुआ है, बाकी बच्चे जो शुरू से मेरे साथ पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, तो मैंने आपको वादा किया था कि जैसे ख़त्म होएगा तो ये चैप्टर हम लोग मैं उसी पेज से कराऊँगा जैसे मैं करा रहा हूँ। यूजुअली मैं ऐसा करता नहीं था, ठीक है, क्योंकि जैसे कोई नया बच्चा आया, एडिशन होता है, तो मैं अलग से बुला के करा दिया करता था। बट सिलेबस हमारा पहले ख़त्म हो गया, वी हैव एम्पल टाइम, तो थोड़ा थोड़ा स्लो करके चलेंगे, ठीक है, ताकि दोबारा एक रिवीजन भी हो जाए और एक क्लैरिटी भी हो जाए। ठीक है जी, कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ रोक के पूछ लीजिएगा, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम आगे से वो कर लेंगे। ठीक है जी, ओके। तो ये चैप्टर जो है चैप्टर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है। इसमें से एनी हाउ कुछ कटा तो नहीं है एज सच, ठीक है, और पूरा ये है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही है, ठीक है, ये वाला। और अप्रॉक्सीमेटली ये चैप्टर जो है 9-10 मार्क्स का पहले आता था, ठीक है। अब का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा नया वाला आएगा, तो हम देखते हैं फिर किस तरीके से कवर होता है। ठीक है जी जी। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने जो पहला टॉपिक कवर किया है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शन। एज सिंपल एज दैट, जिन बच्चों ने स्कूल में चैप्टर अटेंड किया हुआ है, जैसे नए हैं पलक, चैतन्य, कीर्ति, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी लोग थोड़ा सा रिविजन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि हर एक इंडिविजुअल काफ़ी मामलों में एक दूसरे से डिफरेंट होता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं हमारे, और हमारे जो है वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जो कि पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है कई बार। तो इसमें इन्होंने बोला कि इंडिविजुअल्स हैं, हम लोगों को वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं अक्रॉस ऑल स्पीशीज़, चाहे वो पेड़ पौधे जानवर या ह्यूमंस हैं, हर जगह आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और ये कहते हैं डिफरेंसेस का ऐसा नहीं है, या वेरिएशंस का ऐसा नहीं है कि आप उसको बोलोगे ख़राब है। वेरिएशन से वैरायटी ऐड होती है, कलर ऐड होता है, ब्यूटी ऐड होती है, आपको अच्छा लगता है। एंड फॉर अ मोमेंट थिंक ऑफ अ वर्ल्ड अराउंड यू वेयर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज सम ऑफ कलर, से रेड, ब्लू, ग्रीन, हाउ वुड द वर्ल्ड अपीयर टू यू? सर्टनली नॉट अ ब्यूटीफुल वन। तो बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसको देखते हैं, हमें अच्छी भी लगती हैं, कई ख़राब भी लगती हैं, सबका अपना अपना नज़रिया हो जाता है देखने को, ठीक है, इनकी ये सब चीज़ें होती हैं। सो कहते हैं वुड यू प्रेफर टू लिव इन सच अ वर्ल्ड? इन ऑल लाइकलीहुड योर आंसर विल बी नो। लाइक ऑल सब्जेक्ट्स पीपल टू पोजेस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। तो हमारे अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम लोग देखें, हमारे अंदर भी बहुत सारे ट्रेट्स यहाँ पे होते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, बट सबके अंदर ये होता ही है। कहते हैं वेरिएबिलिटी फैक्ट ऑफ नेचर है। इंडिविजुअल्स हम लोग जो है कोई एक्सेप्शंस नहीं है यहाँ पे। तो ये कहते हैं हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हमारे हाइट है, वेट है, स्ट्रेंथ है, हेयर कलर, सो ऑन, ये सब चीज़ें डिफरेंट नज़र आती है। दे ऑल्सो वेरी अक्रॉस साइकोलॉजिकल डायमेंशंस। दे मे बी इंटेलिजेंट, डल, डोमिनेंट, सबमिसिव, क्रिएटिव, नॉट सो क्रिएटिव, आउटगोइंग और विथड्रॉ। ठीक है, तो ओके। तो इसमें ये बताया था कि वेरिएबिलिटी तो फैक्ट ऑफ नेचर है। हर एक इंडिविजुअल जो है हाइट है, वेट है, कलर है, स्ट्रेंथ है, इन सब में जो है अलग अलग होता है। और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई डोमिनेंट है, कोई सबमिसिव है, जो क्रिएटिव है, कोई आउटग्रोइंग है, कोई विड्रॉन है। हर तरीके के कैरेक्टरिस्टिक का आपको बंदा मिल रहा होता है या दिख रहा होता है। तो कहते हैं डिफरेंट ट्रेट्स किसी भी तरीके के इंडिविजुअल में हर एक डिग्री में इनका जो है एक इंसान में होता है। तो कोई वो हाईली इंटेलिजेंट होता है, कोई नहीं होता, कोई हाईली आउटगोइंग होता है, कोई नहीं होता, हर तरीके का होता है। और इन दिस सेंस ईच ऑफ वन इज यूनिक, एग्जाम्पलीफाइज अ टिपिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ट्रेट्स। द क्वेश्चन विच यू मे लाइक टू पोज इज हाउ एंड वाई पीपल डिफर। दिस इन फैक्ट इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों होता है, इसको स्टडी करना पड़ता है। यहाँ पे ये मार्क कर लीजिए आप, 1 and 2 मार्कर आता है आपका। 1, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस? विच रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस, दैट इज यूनिकनेस, एंड वेरिएशंस, क्योंकि वेरिएशंस हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है, अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर पैटर्न्स। तो ऑब्वियसली बट हाउ आई बिहेव इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ आराध्य बिहेव, इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ गुनगुन बिहेव। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो है इसमें डिफरेंस क्रिएट कर जाता है। एंड हमारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, तो कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, कोई बिल्कुल भी नहीं बोलता है, वैसा देखने को हम लोगों को मिल रहा होता है। कहते हैं while many psychologists believe that our behaviors are influenced by our personal traits, some others holds the view that our behaviors are influenced more by situational factors. इसको नाम दिया गया है, this latter view is known as situationism, which states that situations and circumstances in which one is placed influences one's behavior. तो एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है, अब जैसे क्या है, मेरी एक अपनी पर्सनैलिटी है, तो एज एन आप देख सकते हो, चाहे कीर्ति, राधे, चैतन्य, गुनगुन, दिशा, पलक, हम लोगों की एक अपनी पर्सनैलिटी है। आई थिंक और भी कोई आ ही गया होगा, लेट्स जस्ट सेट नहीं आया। तो हम लोगों की अपनी पर्सनैलिटी है, और
कई लोग ये बोलते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी, मतलब कई थ्योरिस्ट हैं उन्होंने बोला कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे होते हैं। तो लाइक अगर मैं आउटगोइंग हूँ तो मैं मेरी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन हर एक टाइम पे आपको नज़र आ रहा होगा, बट ऐसा हर बार नहीं होता। जो दूसरे थ्योरिस्ट थे उन्होंने बोला कि सिचुएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो जस्ट एन एग्जांपल, अगर किसी की डेथ हो गई तो ऑब्वियसली आप अगर इतने ज़्यादा आउटगोइंग हो, पार्टी मोड रहते हो, मोड में रहते हो या हंसी मजाक कर रहे हो तो डेथ के टाइम पे आप नहीं कर सकते। सिचुएशन के हिसाब से आपको मोल्ड होना पड़ जाता है एंड इट इज़ ऑब्वियसली सेम फॉर एवरीवन, ठीक है, जो आप लोग भी हैं चाहे मैं हूँ। सो ये मार्क कर लीजिएगा, 1 and 2 मार्कर ये भी है। व्हाट डू मीन बाय सिचुएशनिज्म, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से आ जाता है। अ पर्सन तो कहते हैं वो इज जनरली अग्रेसिव, में बिहेव इन अ सबमिसिव मैनर इन अ टॉप बॉस। समटाइम्स द सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस आर सो पावरफुल दैट इंडिविजुअल विद डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेस रिस्पॉन्स टू देम इन ऑलमोस्ट द सेम वेज। तो मैंने जब शुरू में मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था जिस बंदे को ज़्यादा गुस्सा आता है तो हर सिचुएशन में गुस्से वाले तरीके से ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो बंदा बहुत ज़्यादा लविंग एंड कंपैशनेट है वो हर सिचुएशन में इसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ऐसे देखने को हमें मिल रहा होता है। तो सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव यहाँ पे क्या कहता है, व्यूज ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स के ज़्यादातर। तो ये अभी फॉर्चुनेटली ये वाला जो लाइन है इटैलिक्स में जो लिखी हुई है ये अभी 2020 के पेपर में एज इट इज़ आ गई थी। इन्फ्लुएंस ऑफ डैश फैक्टर्स करके आ गया था, ठीक है। तो इसमें बच्चों ने सिचुएशनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों चीज़ें सही थी, तो इसका आंसर ये लिखा गया था। ये 2020 में फर्स्ट टाइम इस तरीके से कवर हुआ था। द सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव व्यूज ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ डैश फैक्टर्स एक्सटर्नल, ठीक है। तो यानी अगर जिस तरीके का सिचुएशन है उसी तरीके से आपको बिहेव करना होता है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो यहाँ से इंडिविजुअल डिफरेंस, सिचुएशनिज्म एंड जो लास्ट लाइन है वो कवर होती है 1 1 2 2 मार्कर, इसमें से और कुछ नहीं आता। अब बात आती है असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हर एक इंसान में मौजूद होते हैं और ये थोड़ा बहुत आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई नया नहीं है। यहाँ पे कहते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट लीनियर और अनडायमेंशनल, दे यूनिडायमेंशनल, they are complex and expressed in terms of dimensions. A line is a mere aggregate of points. A point occupies no space, but think of a box, it occupies space. It can be described only in terms of the 3 dimension, length, width and height. Similarly is the case with psychological attributes. They are usually multi-dimensional. If you want to have a complete assessment of a person, you will need to assess how is she functioning in various domains or areas such as cognitive, emotional, social, etc. ठीक है। तो आप ये सोचोगे, अब जैसे मैंने बोला कि ना, जैसे मैं देख रहा हूँ कि सारे बच्चों को मैं नोट कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ गुनगुन ना ज़्यादा हमसे बात नहीं करती, तो ठीक है गुनगुन बात नहीं करती, वो गुनगुन की अपनी पर्सनालिटी है फॉर एग्जांपल, तो शायद ये हमारे लिए, जस्ट एन एग्जांपल प्लीज़, ठीक है। तो क्या पता दोस्तों यारों के साथ, फैमिली के साथ, वहाँ की अपनी उसकी गुनगुन की पर्सनालिटी होगी फॉर एग्जांपल, ऐसे सबके साथ होता है। मैं मेरी फैमिली में, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, मैं अपने घर जाता हूँ तो बड़ा शांत हो जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग बातचीत नहीं करते, ठीक है। बट मैं इन-लॉज़ के जाता हूँ, जॉइंट फैमिली है, तो वहाँ पर हंसी मजाक ऐसा चल रहा होता है कि ना लिटरली गली के बाहर लोगों को पता चल रहा होता है कि यहाँ पे दहाड़े मार के सब हंस रहे हैं, मतलब 16-17 लोग, क्योंकि मेरी मतलब 26-27 साल के ही सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा उस तरीके का माहौल बन जाता है। तो आप उस अकॉर्डिंगली देख रहे होते हो कि पर्सनालिटी हर डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ठीक है, उसको असेस करना जरूरी है। आप ये सिर्फ एक डायमेंशन पे नहीं देख सकते, ठीक है, तो आपको मेजर करना उस तरीके से ज़रूरी है, चाहे वो कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि किस किस तरीके के हैं। सबसे पहले इन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बताया। ये जितने भी डोमेन्स अभी हम पढ़ेंगे ये सब 1 1 2 2 मार्कर है, बोर्ड में आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स डिफाइन करके इस तरीके से। और आजकल एप्लीकेशन बेस्ड आ गया है तो थोड़ा सा डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो कहते हैं इंटेलिजेंस क्या है, ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस विद चैलेंजेस। इंटेलिजेंस क्या कहती है, ग्लोबल कैपेसिटी है, सब लोगों की है, हम दुनियादारी को समझते हैं, जायज़ तरीके से सोचते हैं, हम लोग अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रहे होते हैं, और जब भी हमारे सामने किसी भी तरीके का चैलेंज आता है, अब जैसे अभी इस टाइम कोरोना काल में हम लोग बैठे हैं,
तो कोरोना काल में लोगों की नौकरियों को खतरा पहुंचा हुआ है, बिजनेसेस को खतरा पहुंचा है। तो जिसके पास जितना पैसा है फॉर एग्जांपल, वो उसको जो है एफिशिएंटली यूज़ करने की कोशिश, इफेक्टिवली यूज़ करने की कोशिश करें। ये भी चैलेंज है, थोड़ा सा कम कम खर्च करके कर ले, थोड़ा सा कुछ कर ले, फालतू की खर्ची ना करें, इस तरीके की चीज़ें दी जाती है। ये क्या है, इंटेलिजेंस है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको पता है आपके घर में, मैंने पीछे भी बताया था, आपको पता है आपके घर में पानी नहीं आना, तो ऐसा नहीं है शावर खोल के गाना गा के नहा रहे हो, ठीक है, एक बाल्टी में गुजारा कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो ये क्या कहता है, इंटेलिजेंस है। एंड इसके लिए इंटेलिजेंट टेस्ट आईक्यू हमने पढ़ा हुआ था, आईक्यू टेस्टिंग होती है, जिससे बच्चों को फ़ायदा होता है, स्कूल में उनका पता चल जाता है कि क्या एप्टीट्यूड, क्या बेसिकली इंटेलिजेंस उनका लाई कर रहा है। और जनरली जिन लोगों का जिन लोगों का लो इंटेलिजेंस होता है, आर नॉट लाइकली टू डू सो वेल इन स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशंस, बट देयर सक्सेस इन लाइफ इज़ नॉट एसोसिएट ओनली विद देयर इंटेलिजेंट टेस्ट। ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी है, मैसेज भी है यहाँ पे, कि ज़रूरी नहीं है कि आप मार्क्स स्कोर करोगे तो आपका लाइफ में सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट्स जस्ट अ मार्कशीट, नंबर गेम है वो बस। ठीक है, यू डिपेंड्स आपकी अपनी पर्सनालिटी, आप कितने प्रेजेंटेबल हो, आप कितना एक्सेप्टिंग हो। ठीक है, सोसाइटी में वो ज़्यादा काम आता है, कितने चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंटेलिजेंस कहते हैं, वो भी एक तरीके का इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ होनी है। सेकेंड बात जो है इंटेलिजेंस के बाद आती है, विच इज़ 1 and 2 मार्कर, और जो कि काफ़ी बार आई हुई है, दैट इज़ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है, सब लोगों के अंदर में, सब लोगों के अंदर एप्टीट्यूड होता है, बट ऑब्वियसली उसको एक टाइम पे जो है मेजर करना होता है, उसका एक टाइम आता है, तो हम इसको समझ पाते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, रेफर्स टू एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल। इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल, मेरे अंदर भी वो पोटेंशियल है, ठीक है, और ये जो बच्चे मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं उनके अंदर भी ये पोटेंशियल है फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। कौन सा स्किल, किसी भी तरीके का। ठीक है, मैं बोलूँगा पलक तुम्हें आज से गाड़ी चलानी है, तो पलक को गाड़ी में बिठाएगा, गाड़ी स्टीयरिंग पकड़ के काँप रही है पलक, तो सीख, अगर वो काँप रही है, बार बार ये डर उसके अंदर बैठा हुआ, उसको डर लग रहा है गाड़ी चलाने में, तो वो शायद वो गाड़ी चलाने का स्किल एक्वायर नहीं कर सकती। ठीक है, तो कार का एप्टीट्यूड नहीं है। ठीक है, बट उसको मैंने बोल दिया आज से पलक बस चलाएगी, ठीक है, और उसने बस बढ़िया से चलाया, सब बढ़िया दिख रहा है, एकदम ऊंचा ऊंचा दिख रहा है, सब दूर दूर तक नज़र आ रहा है, बढ़िया लग रहा है सर, मज़ा आ गया देख के, बस चलाऊंगी आज से मैं। ठीक है, तो जस्ट फीडिंग है ना, एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, तो वो बस का एप्टीट्यूड हो सकता है। तो ऐसा एप्टीट्यूड होता है, किसी का मैथ्स का एप्टीट्यूड होता है, किसी का साइंस का होता है, किसी का SST का होता है, हर एक साइंस की। तो ये चीज़ें देखी जाती है कि हमारा पोटेंशियल की बात करी जाती है कि हम क्या वो स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि इंडिविजुअल विल बी एबल टू डू इफ गिवन प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड ट्रेनिंग, वो अपने काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अ पर्सन विद हाई मैकेनिकल एप्टीट्यूड कैन प्रॉफिट फ्रॉम अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड कैन डू वेल एज एन इंजीनियर। सिमिलरली पर्सन हैविंग हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड कैन बी ट्रेन टू बी अ गुड राइटर। ठीक है, इस तरीके से ये किया जाता है। जैसे जब मैंने पहले कराया था तो मैंने बताया था, जैसे जब आप पायलट ट्रेनिंग ले रहे होते हो तो सिमुलेटर पे आपकी ट्रेनिंग होती है, 5D स्क्रीन होती है, आपको उस पर प्लेन उड़ाने के लिए बोलते हैं, उड़ाओ और लैंड कराओ, इस तरीके से। तो वो एक तरीके से एप्टीट्यूड की कोशिश करी जाती है कि ये बंदा प्लेन उड़ा सकता है, इसको डर तो नहीं लग रहा, क्योंकि वो एक्चुअल सेटिंग है। ठीक है सब 5D, बट वो लग रहा होता है कि भैया हाँ एक्चुअली में हम प्लेन ही उड़ा रहे हैं। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह ही काम कर रहा होता है। देन इन्होंने बात बताई है थर्ड 1 and 2 मार्कर इक्वली, जो कि मैंने आपको बता दिया था, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू अदर्स। तो आप कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करते हो, कौन सी नहीं। तो अब जैसे आराध्य है, आराध्य को मैं कह सकता हूँ जैसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो उसका वो इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे अगर वो पढ़ाई में ठीक है, पढ़ाई में अगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो उसके पेरेंट्स उसको वहाँ पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं उसका इंटरेस्ट वहाँ की तरफ है। जैसे चैतन्य है, चैतन्य इंग्लिश की तरफ थोड़ा सा डाइवर्टेड है, तो वो जैसे डिबेटिंग कर रहा होता है, काफ़ी चीज़ें उसकी है, तो उसका वो इंटरेस्ट वहाँ पे। तो आगे चल के जैसे राइटर है या और ओरेटर्स हैं, उस तरीके से आप जो है वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो हम इससे हमें ये पता चलता है कि हम हाईली इंटरेस्टेड किसकी तरफ है और हम लीस्ट इंटरेस्टेड किसकी तरफ है। तो वो किसी भी सेंस में हो सकता है, एक्टिविटीज़ में, स्टडीज़ में, कहीं पे भी। और जब हमें इंटरेस्ट का पता चलता है स्कूल लेवल पे, तो हम ये जान सकते हैं कि हमें क्या कोर्स या सब्जेक्ट परस्यू करना चाहिए जो हम कंफर्टेबली कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट हेल्प्स अस इन मेकिंग चॉइसेस दैट प्रमोट लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस इन जॉब। तो कहते हैं जैसे कहीं करियर गाइडेंसेस होती हैं, उसमें बोला जाता है इनफैक्ट कि आप जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो एज अ प्रोफेशन आप चूज़ करिए, आप हाईली सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी मेहनत कम लगती है। ठीक है, आपका जो है कंसंट्रेशन कम लगता है। आपको सब्जेक्ट उठा के देखिए, अभी इमेजिन करो मैंने आराध्य को उठा के फिजिक्स दे दी तो क्या होता,
ठीक है। इसको घर वालों ने साइंस पकड़ा दी थी तो क्या होता, तो ऑब्वियस ना तो साइंस में भी टाइम चाहिए, ठीक है, और ह्यूमैनिटीज़ में उसको इंटरेस्ट था, करने का मन था, तो वो चीज़ कर रहा है। फिर क्रिकेट की फील्ड में भी है, तो हर चीज़ें वो देख के चलना पड़ता है। तो इंटरेस्ट के हिसाब से ही आप चलोगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल अपनी लाइफ में रहोगे। देन इट सेज इंटरेस्ट के बाद पर्सनालिटी, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, चैप्टर 2, ठीक है, सारा एक्सप्लेन है व्हाट डू मीन बाय पर्सनालिटी, जो कि डेफिनेशन यहाँ पे भी वही है और आगे भी वही है, विच रेंज रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन दैट मेक हर और इन डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। तो कीर्ति, आराध्या, दिशा, गुनगुन, पलक, चैतन्य, अर्चित, अदिति, मैं, हम सब लोगों की पर्सनालिटी डिफरेंट है, रिलेटिवली एंड्योरिंग है। मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो कई बार पर्सनालिटी में चेंज आता है। तो लाइक मैं एक टाइम पे बड़ा इंट्रोवर्ट था, पिछले 5-7 सालों में मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गया, बिकॉज अपने पे पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस हिसाब से दुनिया के साथ नहीं चला जाता है। तो हाँ, मैं स्ट्रिक्ट कंपैशन फॉलो ज़रूर कर रहा होता हूँ कि जहाँ स्ट्रिक्ट हूँ वहाँ स्ट्रिक्ट हूँ, पर मैं प्यार से ही अपने काम भी निकलवाता हूँ, खुद के काम भी करता, किसी के ऊपर जोर नहीं देता हूँ। तो ये मेरी पर्सनालिटी का पार्ट है एंड दैट इज़ रिलेटिवली एंड्योरिंग, जो कि बचपन से चली आ रही है। ऐसी कई पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके भी होंगे जो बचपन से चले आ रहे हैं, बट एंड दिस इज़ एट द सेम टाइम सबके लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो चैतन्य के लिए, पलक के लिए, गुनगुन के, दिशा, अर्चित, आराध्या, कीर्ति, सबके लिए डिफरेंट हो जाता है। तो इससे हमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है। एक बंदा डोमिनेंट हो सकता है, एक कोई सबमिसिव हो सकता है, कोई आउटगोइंग हो सकता है, कोई विड्रॉन यानी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, कोई मूडी हो सकता है, कोई इमोशनली स्टेबल हो सकता है। पर्सनालिटी असेसमेंट हमें ये मदद करते हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर एंड प्रिडिक्ट हाउ ही और शी विल बिहेव इन फ्यूचर, ठीक है। तो कोई बंदा अगर अग्रेसिव है तो वो अग्रेसिवली डील करेगा, कोई बड़ा इम्पेशेंट है तो इम्पेशेंटली डील, कोई बंदा लविंग है तो लविंग ही डील करेगा। तो इस तरीके से पर्सनालिटी हमारी बन जाती है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या है? संस्कार इसको बोला जाता है, ठीक है, संस्कार। तो ये क्या होते हैं, हमारे घर वाले हमारे देने की कोशिश करते हैं पर हम लेते नहीं हैं। संस्कार कई बार ले लेते हैं। आप लोग अच्छे बच्चे हो सारे के सारे, तो संस्कार आप में अच्छे अच्छे ही हैं, मुझे पता है, ठीक है, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो वैल्यूज़ क्या है? आर एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, ऐसा बिहेव करना है, ऐसा करना चाहिए। तो आप देखो क्या होता है ना, शुरू से आपके घर की सेटिंग है, तो घर में घर की सेटिंग्स में मतलब जो आपके घर में आप रह रहे होते हो तो वहाँ पे आपको कुछ सिखाया जाता है, ठीक है, और वहाँ से आप पढ़ते बढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, स्कूल जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ सिखाया जाता है, तो वहाँ की सेटिंग्स के हिसाब से आप एडजस्ट हो जाते हो, वहाँ जो है आपको वैल्यू सिखाई जाती है। तो आपकी लाइफ में हो जाता है कि मुझे अपनी लाइफ को ऐसे चलाना है, तो वो क्या आपकी वैल्यूज़ है, आपका बिलीफ है कि ऐसे चलना चाहिए। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि एक इंसान की वैल्यू है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, जो उसको एक एक्शन गाइड देता है, एक्शन देता है, गाइड करता है कि इस तरीके से काम करना है। एंड इन वैल्यू असेसमेंट वी ट्राई टू डिटरमाइन द डोमिनेंट वैल्यूज़ ऑफ अ पर्सन, एग्जाम्पल पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है। तो किसी भी तरीके होते हैं, कई लोग पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कई लोग बोलते हैं सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, लोग हैं, इंसानियत है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो ये सारे वैल्यूज़ की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो डोमेन्स हमने पढ़ी, आई होप ये क्लियर होंगी। अभी मैं पूछ भी लेता हूँ आपसे, ठीक है। तो इसमें इंटेलिजेंस, आपका एप्टीट्यूड, सब 1 1 2 2 मार्कर, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, वैल्यूज, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड भी आते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने असेसमेंट मेथड्स के बारे में बताया हुआ कि कैसे हम लोग क्या मेथड्स यूज़ करके असेस कर सकते हैं, उसको पढ़ते हैं। बट इससे पहले हम पीछे वापस आ जाइए आप पेज नंबर 3 पे। तो ये क्या कहते हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले पढ़ाया, हम उसको असेस कर सकते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अभी हमने पढ़े, ये क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन वेरी सिंपल फिनोमिना लाइक इन टाइम टेकन टू रिएक्ट टू अ स्टिमुलस, दैट इज़ रिएक्शन टाइम, एंड ऑल्सो इन हाईली ग्लोबल कॉन्सेप्ट लाइक हैप्पीनेस, ठीक है। किसी भी तरीके, जैसे 11th में आपने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में, पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, नेगेटिव कोरिलेशन एक्स और वाई डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जीरो कोरिलेशन है, किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है। और जैसे हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, डिपेंड्स कि आप खुश कैसे रहते हो, ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू काउंट एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट दैट कैन बी असेस्ड, क्योंकि बहुत सारे हैं, अनगिनत। असेसमेंट क्या है? सबसे पहला स्टेप है, आप किसी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझ पाते हो। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, जो कि 1 मार्कर, 2 मार्कर और ओवरऑल क्वेश्चन ये 4 मार्कर आता है। तो यहाँ लिख लीजिए 1 to 4 में कवर होता है ये वाला। जिन लोगों ने पहले कभी मिस कर दिया होगा तो वो दोबारा है, और पैरेलली वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है फॉर्चुनेटली, क्योंकि उस टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, ठीक है।
तो असेसमेंट रेफर्स टू, असेसमेंट का मतलब सिंपल सी बात है मेजरमेंट, कैलकुलेशन, इवैल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से बुलाया जाता है इसको, ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर इवोल्यूशन ऑफन यूजिंग मल्टीपल मेथड्स, जो कि आगे पढ़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन. Any attribute will be said to exist in a person only if it can be measured by using scientific procedures. ठीक है, इस तरीके. अब जैसे इंटेलिजेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटेलिजेंस को मेजर किया जा सकता है इसी चैप्टर में. IQ क्या है? एवरेज 100 है. कैसे निकाला है उसका एक तरीका है MA/CA × 100, वो आगे हमें पढ़ने को मिलेगा. तो IQ को मेजर किया जा सकता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जिसको मेजर किया जा सकता है उसको हम लोग जो है असेसमेंट में डाल सकते हैं, मेथड यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि जब हम हरीश के बारे में बात कर रहे हैं कि हरीश बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, तो हम ये बात कर रहे हैं द डिग्री ऑफ डोमिनेंस इन हरीश, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन आवर असेसमेंट ऑफ डोमिनेंस इन. तो यहाँ पे अब क्या आता है, असेसमेंट हम लोग दो तरीके से कर रहे हैं. मैंने बोला कि मैंने किसी को नोट किया, मैंने बोला पलक बड़ी ज़िद्दी है, फॉर एग्जांपल ऐसे बोल रहे हैं पलक बड़ी ज़िद्दी. अब ये मैंने उसको देखा, मैंने नोट किया होगा, तो मैंने बोल दिया पलक बड़ी ज़िद्दी है. अब ये फॉर्मल असेसमेंट भी हो सकती है, इनफॉर्मल असेसमेंट भी हो सकती है. मैंने जो करी है देख के, दिस आर सब्जेक्टिव, मैंने बोला पलक ज़िद्दी है तो दिस इज सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ये इनफॉर्मल असेसमेंट है. बट मैंने पलक को बुलाया, पलक को बिठाया, पलक पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स नोट किए, उसको पढ़ा, उसको मैंने कंपेयर किया, स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया, तो देखा हाँ पलक एक्चुअली में ज़िद्दी है इस सिचुएशन, इस टर्म्स पे. तो ये फॉर्मल असेसमेंट हो जाती है. उसके लिए तरीके उन्होंने बताया, जैसे इंटरव्यू में पूछ लिया, सेल्फ रिपोर्टिंग करके पूछ लिया, ठीक है, टेस्ट करके पूछ लिया, जो कि आगे आगे हमें पढ़ने को मिलेगा. तो हमारा असेसमेंट, इसलिए मैंने बोला इनफॉर्मल फॉर्मल हो सकता है. फॉर्मल असेसमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव है, स्टैंडर्डाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है. जैसे मैंने पलक को बुलाया, नोट किए कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स, टेस्ट लिया उसका, तो मुझे पता चलेगा हाँ पलक के पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये फॉर्मल है. ऑन द अदर है इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है? केस टू केस वेरी करता है, ठीक है, एंड ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है. तो मैंने अगर पलक को बोला पलक ज़िद्दी है, तो सर ज़िद्दी हूँ मैं, आपको लगता है मैं कितना ज़िद्दी हूँ? थोड़ी ज़िद्दी हूँ, कम ज़िद्दी हूँ? मैं बोलूँगा बहुत ज़िद्दी हूँ. ये कम ज़्यादा और बहुत में कितना डिफरेंस है, वी डोंट नो. तो साइकोलॉजिस्ट इसके लिए ट्रेंड होते हैं, वो फॉर्मल असेसमेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का करना जानते हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ते हैं. कहते हैं जब एक बार असेसमेंट कर दिया, हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को किसी के बारे में जानने के लिए कि एक इंसान आगे किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है. तो जब मुझे पलक के बारे में पता चल गया ज़िद्दी है, तो पलक का पता चल गया. अब मैंने पलक को 50 में से मैंने 35 मार्क्स दे दिए. अब बोले कि पलक सर नहीं, आपको 42 देने पड़ेंगे, आप दोगे, वरना मैं आपको आप देख लो, मैं आपको टेस्ट दोबारा नहीं दूँगा. तो वो पीछे पढ़ के 42 उसने करा लिए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इससे एक आइडिया लग जाता है कि एक इंसान कैसे बिहेव कर रहा होगा, ठीक है. तो एट्रीब्यूट चूजन फॉर असेसमेंट डिपेंड्स अपॉन आवर पर्पस, ये डिपेंड करता है मुझे क्या ज़रूरत है, या जो साइकोलॉजिस्ट है उसको क्या ज़रूरत है. एंड जैसे अगर हम लोग बोलते हैं, अगर एक वीक बच्चा है जो एग्ज़ाम में ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, हमें उसके जो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को असेस करना है. अगर एक बच्चा, एक इंसान जो है एडजस्ट नहीं कर पाता अपनी फैमिली मेम्बर्स और नेबरहुड के साथ, हमें उसके लिए दूसरे असेसमेंट की या दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है. एंड अगर एक इंसान कोई मोटिवेटेड नहीं है, उसके लिए उसका इंटरेस्ट प्रेफरेंस देखना पड़ेगा. साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूज़ किया जाता है इसके लिए. असेसमेंट हर जगह होता है. अब आपका टेस्ट लूँगा मैं, वो भी असेसमेंट है. साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनालिटी को जानना है, इंटरेस्ट को, प्रेफरेंसेस को, तो ये क्या होगा? ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट है. तो ये 1 and 2 मार्कर की डेफिनेशन है. व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजिकल असेसमेंट? विच मीन्स इट यूजेज सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर टू इवैल्यूएट एबिलिटीज़. आप लोगों की एबिलिटीज़ को जानना है सिस्टमैटिकली, आपके बिहेवियर्स को, आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ को, ठीक है. इन सबको हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर डालते हैं, ठीक है. और जो हमने अभी एट्रीब्यूट्स पढ़े, डोमेन्स पढ़े, बेसिकली डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, बेसिकली यहाँ पे जो पढ़े, इन सबको असेस किया जा सकता है. बट ठीक है, ये यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, फिर एक बार आगे पूछता हूँ, ठीक है. इसके लिए असेसमेंट मेथड्स प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड हैं अच्छे से. वो क्या कहते हैं? सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये 11th में आपने पढ़ा है चैप्टर 2 में. क्या है? ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट पेज पे है ये, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर फॉर अ इंडिविजुअल मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ऑल द डायमेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड वगैरह, इन सब के बारे में आपको पता चल जाता है. एंड ये ज़्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस, स्टाफ सिलेक्शन, दैट इज़ पर्सनल सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. एंड कई प्रोजेक्टिव टेस्ट भी बनाए हुए हैं, जिसके बारे में आपको चैप्टर 2 में पढ़ने को मिलेगा, जिससे आप पर्सनैलिटी को भी असेस कर सकते हो किसी भी इंसान की.
इंटरव्यू है, ये भी अपने 11th में पढ़ा था। 1-to-1 इन्फॉर्मेशन आप निकाल लेते हो, डायरेक्टली आप बात कर रहे होते हो, तो इन्फॉर्मेशन ऑफिस मतलब इंटरव्यू ऑफिस में भी होता है, वैसे भी जो है कभी कभी ले लेते हैं, चल रहा होता है, जर्नलिस्ट भी लेता है इंटरव्यू, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। थर्ड, केस स्टडी भी आपने सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ा था 11th में। इन डेप्थ स्टडी है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, उसकी हिस्ट्री, उसके साइको सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। तो केस स्टडी ज़्यादातर क्या होता है साइकोलॉजी में कब काम आती है, जैसे कोई बहुत डीप केस है, कोई बहुत जो है क्रिटिकल केस है, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, जैसे कई बार जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हो जाते हैं तो पूरी लाइफ हिस्ट्री उसकी रिकॉर्डेड होती है, बंदा यहाँ पैदा हुआ, ऐसे था, ये सिम्टम्स थे, ये करते करते इसको ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट मिले, यहाँ रहता था, या इसको इंस्टीट्यूशनल केयर में भेजना पड़ा, तो पूरा दिया जाता है। ये आगे भी आपकी हेल्प करता है किसी थ्योरी को बनाने में, समझने के लिए। एंड केस स्टडी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। केस एनालिसिस से हमें काफ़ी ज़्यादा एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस आते हैं हमारे सामने, हम सीखते भी हैं उन सब चीज़ों से। केस स्टडीज़ आप इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इन सबको मिलाकर जो है कंडक्ट कर लेते हो, बनाते हो एक्चुअली, ठीक है। ऐसा ही होता है एक्चुअली केस स्टडी। ऑब्जर्वेशन भी आपने 11th में पढ़ा था, नेचुरलिस्टिक, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इस तरीके का। तो इसमें क्या है, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज, ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर है, जिससे आप नेचुरली अकरिंग बिहेवियर जो है रिकॉर्ड कर सकते हो रियल टाइम में, या फिर कंट्रोल सेटिंग्स में भी हो जाता है। सर्टेन फिनोमेना, जैसे उन्होंने बोला, मदर चाइल्ड इंटरेक्शन कैन बी स्टडी थ्रू ऑब्जर्वेशन। द मेजर प्रॉब्लम विद ऑब्जर्वेशन मेथड्स आर दैट ऑब्जर्वर्स हैव लेटर कंट्रोल ओवर द सिचुएशन एंड द रिपोर्ट्स में सफर फ्रॉम सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्व। क्योंकि जो भी ऑब्जर्व करेगा वो सब्जेक्टिवली एक्सप्लेन करेगा उसको, और ऐसा हो सकता है कि वो ढंग से चीज़ें, जैसे अपनी बायस भी घुसा देगा, या उसका अपना एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, तो काफ़ी सारी लिमिटेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने सेल्फ रिपोर्ट के बारे में बताया। ये आपने 11th में नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नया है। सेल्फ रिपोर्ट एक ऐसा मेथड है जहाँ पे एक इंसान अपनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने बारे में, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस के बारे में, अपने बिलीव्स के बारे में, वो क्या होल्ड करता है। सच इन्फॉर्मेशन में बी ऑब्टेन बाय यूजिंग एन इंटरव्यू शेड्यूल और अ क्वेश्चनर और अ साइकोलॉजिस्ट टेस्ट और अ पर्सनैलिटी और पर्सनल डायरी, ठीक है। सेल्फ रिपोर्टिंग इसके थ्रू आपको पता चल जाता है, विच इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, खुद की रिपोर्टिंग करो। तो ये सारे असेसमेंट मेथड है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इसके ऊपर, 1, 1, 2, 2 मार्कर तो सारा है। केस स्टडी वाला 2 मार्कर 3 मार्कर में भी आया हुआ है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। 2, 3 मार्कर में पूछा चला जाता है, इस तरीके से ये पूछा जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका था अभी तक जो हमने पढ़ा कि डोमेन्स, उसके असेसमेंट का क्या, असेसमेंट कैसे की जा सकती है, असेसमेंट मेथड्स के बारे में, और एक छोटी सी चीज़ हम लोग और करेंगे, जस्ट ये मैं करा देता हूँ, छोटी सी डेफिनेशन है बस, फिर बाकी हम बाद में करेंगे। एंड लास्ट अब इन्होंने जो है यहाँ पे इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ ली है। तो जो अभी डोमेन्स में हमने पढ़ी है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वही मार्क कर लीजिए। यहाँ पे जो है और भी एक दो डेफिनेशन इन्होंने डाली हुई है। तो कहते हैं इंटेलिजेंस की कंस्ट्रक्ट है टू नो कि कैसे एक इंडिविजुअल को डिफ़र करता है एक दूसरे इंसान से। ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि एक इंसान जो है कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन के हिसाब से। साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंसिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं, जैसे बचपन में मेरी भी आदत थी, अरे जिस बच्चे के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अरे भाई साहब ये तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको तो इतने सारे मार्क्स आ गए। बट ऐसा नहीं होता। अकेडमिक इंटेलिजेंस इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट, ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा काफ़ी स्पेयर्स में आपकी इंटेलिजेंस शो होती है। इफ़ यू वॉच एन इंटेलिजेंट पर्सन यू लाइकली टू सी हर और हिज एट्रीब्यूट्स लाइक मेंटल अलर्टनेस, ठीक है। इंटेलिजेंस कैसे हो सकती है, हाउ मेंटली अलर्ट यू आर, योर रेडी विट, योर क्विकनेस इन लर्निंग, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स। द ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, तो इसके लिए पहली डेफिनेशन ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने दी थी। इंटेलिजेंस क्या है, द पावर ऑफ परसीविंग, कैसा आप चीज़ों का आपको नज़रिया है देखने का, आप कैसे लर्न करते हो, आप कैसे समझते हो, कैसे नो करते हो, जानते हो चीज़ों के बारे में। अर्ली इंटेलिजेंस थ्योरीज थे, उन्होंने ये एट्रीब्यूट्स यूज़ करे इंटेलिजेंस को डिफाइन करने में। फिर एल्फ्रेड बिनेट ने एक डेफिनेशन दी, जो कि सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया था। ये अंडरलाइन कर लेना, याद रहेगा, इन्होंने पहले दिया था। इसने क्या बोला, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, अगर आप अच्छे से जज कर पाते हो किसी को, आप किसी को अच्छे से समझ पाते हो, और अगर आप रीजनिंग दे पाते हो, तो आप इंटेलिजेंट कहलाते हो। बट मोस्ट कॉमन जो डेफिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं वो बैचलर की है, और आंसर्स लिखते वक्त आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, ज़्यादातर यही की जाती है। ही डिफाइन, जो कि हमने पीछे पढ़ा, ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हर और हिज एनवायरनमेंट। एंड
काफ़ी सारे लोग साइकोलॉजिस्ट अदर भी थे, जैसे हॉवर्ड गार्डनर, स्टर्नबर्ग, उन्होंने भी बोला कि सजेस्टेड दैट इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडेप्ट टू एनवायरनमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाई और शेप। तो ऐसा होता है, हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपना एनवायरनमेंट बना लेते हैं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड हाउ इट इज़ इन्वॉल्व व्हेन वी डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ से वही 1122 मार्कर ही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैचलर की डेफिनेशन है, बट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और बिनेट की भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कभी पूछ ले, कोई भरोसा नहीं होता स्कूल का। बोर्ड्स में तो बैचलर वाली ही आई है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि अब दोबारा ये शुरू हो रहा है, तो प्लीज़ एक बात ध्यान रखिएगा, 2 साल से साइकोलॉजी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो तो 90% है, 10% हेर फेर थोड़ा बहुत इधर होएगा, हर साल ही होता है हल्का फुल्का। अब जैसे क्या होता था पहले, तो बाकी सब्जेक्ट्स में तो यही रहता था कि 10% हेर फेर तो पीछे में से कवर हो जाता था। इसमें 10% हेर फेर थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है, ठीक है। तो वो कहीं से भी नए, क्योंकि वो नए नए क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो पैटर्न चेंज है। पहले वो पक्का करो एरिया जो फॉर श्योर बोर्ड्स में आया हुआ है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है जी। ये भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, ये समझ आया आप लोगों को? कीर्ति, पलक एंड चैतन्य, आप लोगों को क्लियर है ये जितना भी हमने पढ़ा? यहाँ पे किसी को कोई किसी तरीका का डाउट? ठीक है, थैंक यू चैतन्य। पलक क्लियर है? ओके पलक जी। कीर्ति आपको क्लियर है? ओके, ठीक है जी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पॉल साइंस की क्लास अभी नहीं है, आज नहीं ले रहा हूँ मैं, ज़रा मैं कंफर्मेशन ले लूँ, बाकी फिर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। एंड अगले वेंसडे को हमारे ग्रुप का टेस्ट है, ठीक है जी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।